नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा विषय है भारत में नई चेतना का विकास। भारत में नई चेतना का विकास। वास्तव में क्या है, देखिए, जब भी कोई देश आजाद हुआ है, जब भी किसी देश में क्रांति हुई है, तो उससे पहले क्या हुआ है, वहां हुआ है पुनर्जागरण, यानी कि लोगों को जगाया गया है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया है। उसके बाद वो लोग यूनाइट हुए हैं, सभी लोग यूनाइट हुए और बड़े आंदोलन को, उसके बाद फिर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। बिना राष्ट्रीयता की भावना जागृत किए बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1857 से पहले, 1857 से पहले भी जब से अंग्रेज आए, शोषण करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं विद्रोह हुआ है, आंदोलन हुए हैं, चिटपुट विद्रोह हुए, चिटपुट आंदोलन हुए। 1857 में बड़ा भी हुआ है, उसके बाद तक भी हुए हैं, उसके बाद तक भी हुए हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय तक राष्ट्रीयता की भावना कोई जागृत नहीं हुई थी। उन्हें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे देश पर, हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना कोई जागृत नहीं थी। और अगर किसी मराठी को, किसी बंगाली को मारना है तो वो ऐसे मारता था जैसे किसी विदेशी को मार रहा है। अगर किसी बंगाली को, बिहारी को मारना है तो ऐसे मारता था जैसे किसी विदेशी को वो मार रहा है। अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाया और अंग्रेजों ने भारतीयों पर कब्जा किया, भारतीय सैनिक रखे, भारतीयों को लड़वाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जबकि उनके जो अपने सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना कैसे कैसे जागृत हुई। तो बहुत सारे हमारे विद्वान, बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत में राष्ट्रपति की भावना को जागृत किया। जैसे पृष्ठभूमि तैयार करने में बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थात ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस समय एक उपन्यास लिखा, उसका नाम था आनंद मठ। क्या आनंद मठ था? और वो उपन्यास इतना क्रांतिकारी था कि जो भी उसको पढ़ता था उसमें एक राष्ट्रता की भावना जागृत हो जाती थी, राष्ट्रता की भावना जागृत हो जाती थी, एक जोश आ जाता था। ओके, और जो वंदे मातरम लिया गया वो आनंद मठ से लिया गया, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, जो कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सयानी थे, मुस्लिम थे, ध्यान रखें। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। उस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के मंच से। क्या? कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। और अध्यक्ष कौन? रहीमतुल्लाह सयानी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये विचारधारा थी, जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद की, एक जो नई विचारधारा थी, वो 1893 से शुरू हुई। ठीक, और जब यानी कि 1893, यानी कि जब स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में गए, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जब विश्व धर्म सम्मेलन में सभी लोग भाग ले रहे थे और अपने अपने धर्म को उच्च और बाकी जो धर्मों को निम्न बता रहे थे, तो जब स्वामी विवेकानंद का नंबर आया बोलने का, तो उन्होंने सबसे पहले बोला, जो उनके सबसे पहले शब्द थे वो ये थे, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो ये शब्द बोलने के बाद बहुत देर तक जो हॉल है वो बहुत देर तक तालियों से गूंजता रहा, बहुत देर तक तालियों से गूंजता रहा। और लोगों ने सोचा कि जो व्यक्ति दूसरे देश के लोगों को माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोल रहा है, तो वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है, तो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। तो जो ये स्पीच थी स्वामी विवेकानंद की, ये अमेरिका के बहुत सारे समाचार पत्रों में छपी और अंग्रेजों ने कहा और अमेरिकन ने भी कहा कि जिस देश में इतने महान विद्वान, इतने बड़े महापुरुष हो, तो उस देश को हम कैसे सुधार सकते हैं, वहां तो हमारी आवश्यकता है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस स्पीच से पूरे भारतीयों में एक आत्मविश्वास जागा। उससे पहले तक क्या था, उनका जो आत्मविश्वास है बिल्कुल क्षीण हो चुका था, चूर हो चुका था, क्योंकि पहले मुगलों का शासन रहा, उसके बाद किसका? अंग्रेजों का शासन रहा।
तो सभी का जो है तो जो आत्मविश्वास एकदम चूर हो चुका था। तो इस चीज से क्या हुआ, उनमें ये भावना जागृत हो चुकी थी कि जो भी काम कर सकते हैं वो अंग्रेजी कर सकते हैं और हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, हम खुद पर शासन भी नहीं कर सकते, ये अंग्रेजी कर सकते हैं। तो ऐसी भावना थी। लेकिन 93 के बाद से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। एक राष्ट्रवाद की, एक जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो राष्ट्रता की भावना है, हमारा देश वाली जो भावना है वो जागृत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि वेदों की ओर लौटो, अपनी पुरानी परंपरा की ओर लौटो, अंग्रेजी की तरफ अंग्रेजों की नकल मत करो। हालांकि हम लोग अभी भी काफी हद तक अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं। कारण ये है कि बहुत समय तक हमारा जो देश है उपनिवेशवाद रहा है, उपनिवेश रहा है। भारत क्या है, अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, इंग्लैंड का। तो अभी भी हम कहीं ना कहीं उसकी नकल कर रहे हैं। और कुछ अभी हमारी मजबूरी भी बन गई है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, हम सब लोग एक हो रहे हैं। अंग्रेजी भाषा सीखेंगे तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में नौकरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का एकीकरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने बोला वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और ये किसमें कहा गया है, इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण जो परमहंस थे, भारतीय युवकों के आध्यात्मिक गुरु बनकर उभरे, भारतीय युवकों के आध्यात्मिक गुरु बनकर उभरे। उन्होंने उनको पथ प्रदर्शक दिखा। और उनके एक शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद। या स्वामी विवेकानंद। 1893 के बाद से लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। कारण स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष जैसे लोग आए। अरविंदो घोष भी 93 में आए। ओके, एनी बेसेंट जैसे महिला आयरलैंड की थी, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने विचार फैलाए, क्रांतिकारी विचार फैलाए, राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। अरविंदो घोष जब आए तो उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखी, पुस्तक लिखी। हमने पुरानी क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में क्या किया गया, रिप्लाई कीजिए यस। कांग्रेस की जो भिक्षावृत्ति की जो नीति थी उसकी आलोचना की गई। इनका मत था कि एक आंदोलन कीजिए तभी अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे, अन्यथा बात सुनने वाले नहीं है। एनी पेशेंट जो थियोसॉफिकल विचारधारा की थी, अर्थात जो मानती थी जो सभी धर्म है और जो दर्शन है उनका मूल आधार सत्य है। थियोसॉफिकल विचारधारा में किसी भी धर्म का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। इन्होंने खुद बोला आयरलैंड यानी कि जो ब्रिटेन की थी, आयरलैंड जो है ब्रिटेन का एक भाग है, आयरलैंड ब्रिटेन का एक भाग है। तो ये वहीं की थी। एनी पेशेंट ने इनको बोला भारतीयों को, आप पश्चिमी देशों की नकल मत कीजिए, पश्चिमी देशों की नकल मत कीजिए। और ये भी बात सही है कि अगर हम जो व्यक्ति हैं, अगर अपनी भाषा में अगर कोई बात समझेंगे, कोई सीखेंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि दूसरे की भाषा में। यही कारण है कि प्राथमिक स्तर पर जो सरकार ने जो शिक्षा का माध्यम किया है वो क्या है, मातृभाषा किया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट, 1893 में गणपति उत्सव, 1893 में जो है गणपति उत्सव मनाया ताकि राष्ट्रता की भावना जागृत हो। वहां भाषण दिए गए रंगमंच के माध्यम से और वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण भी दिया गया। 1895 में शिवाजी उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 95 में शिवाजी उत्सव मनाया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहां, महाराष्ट्र में। यस, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, यस, बाल गंगाधर तिलक का। और इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिका निकाली महाराष्ट्र में, एक निकाली मराठा, एक निकाली केसरी। तो ध्यान रखिए जो मराठा है वो मराठी में नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया। जो मराठा है वो मराठी में नहीं है, वो इंग्लिश में है, इंग्लिश साप्ताहिक पत्रिका। और जो केसरी है वो है मराठी में, जो केसरी है वो है मराठी में, ठीक है, केसरी मराठी में। और जो मराठा है वो रिप्लाई कीजिए यस, इंग्लिश में। और एक और पत्रिका थी काल, इसके थे प्रांशपे, ये भी महत्वपूर्ण है। काल के क्या है, प्रांशपे,
काल के प्रांत पे। 1897 में क्या हुआ, जब 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वहां अंग्रेज अधिकारी थे रैंड। कौन? रैंड थे अंग्रेज प्लेग अधिकारी। और कहीं ना कहीं वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्लेग की बीमारी की जांच करने के लिए जब ये लोग वहां जाते थे लोग के घरों में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं से अभद्रता करते थे। तो इस बात को लेकर क्या हुआ, जो चापेकर बंधु थे, ये 97 की घटना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दामोदर और बालकृष्ण जो चापेकर है, उन्होंने रैंड को गोली मार दी, रैंड को गोली मार दी। और इसके जो इन पर फिर केस चला, फिर हालांकि फांसी दी गई। इसके जो मुख्य गवाह थे वो था डेविड बंधु। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बता रहा हूं डेविड बंधु। तो डेविड बंधु थे मुख्य गवाह। तो उनको इनके भाइयों ने, वासुदेव और रानाडे ने डेविड बंधु को गोली मार दी। ओके, 97 में 1897 में जब ये घटना हुई, जब चापेकर बंधु वाली घटना हुई, तभी 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और 1902 में स्वामी विवेकानंद की अचानक मृत्यु हुई। 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। और उनके कार्यों को किन्होंने बढ़ाया? सिस्टर निवेदिता, जो उनकी शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। यहां लिखा नहीं मैंने, सिस्टर निवेदिता, नोट कर लीजिए आप। सिस्टर निवेदिता ने जो है हिंदू धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को अपनाया और जो स्वामी विवेकानंद के विचार थे उनको, उनका प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने काली मदर द वेव ऑफ इंडियन लाइफ, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ जैसी पत्रिकाएं निकाली, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ जैसी पत्रिकाएं निकाली। काली मदर द पुस्तक पत्र पत्रिकाएं निकाली, काली मदर द वेव ऑफ इंडियन लाइफ। तो जितने भी ये महापुरुष थे, इनकी वजह से, इनके विचारों से, प्रचार प्रसार से, इनकी कोशिशों से क्या हुआ, लोगों में एक राष्ट्रता की भावना जागृत हो गई। यानी कि ये भारत हमारा देश है। अब कौन सी भावना जागृत हुई? कौन सी? राष्ट्रता की। यस, कि हमारा देश है, इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ और इनको छुटाना है। अब जब राष्ट्रता की भावना जागृत हो गई, अब हम क्या है? भारत के देशवासी हैं। अब क्या है? सबसे पहले भारत के देशवासी, कोई बंगाली बाद में है, मराठी बाद में है, सबसे पहले क्या है? भारत का देशवासी। इसके बाद से फिर बड़े आंदोलन शुरू हुए। इसके बाद से बड़े आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि अब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। तो आइए एक रिवीजन करते हैं। ओके, तो आनंद मठ सबसे इंपॉर्टेंट, आनंद मठ के लेखक कौन है? उपन्यास के बंकिम चंद्र चटर्जी। यस। वंदे मातरम कहां से लिया गया? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, यहीं से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। ओके, राष्ट्रता की भावना जो जागृत हुई मेनली कब से हुई? 1893 से। ओके, जब शिकागो कौन गया था? यस, कौन? स्वामी विवेकानंद। वंदे मातरम कांग्रेस के मन से पहली बार गाया गया कब? 1896 में। कब? 1896। 96 याद कर लीजिए आप, 1800 याद करने की जरूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में स्थापना हुई। 96 में रहीमतुल्लाह सैनी, क्योंकि मॉडर्न है तो, और इनके समय वंदे मातरम गाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, दयानंद सरस्वती। ये किस, और इनकी पुस्तक कौन सी है? यस, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामकृष्ण परमहंस इनके जो युवक थे, भारतीय युवक थे, उनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे। शिकागो सम्मेलन 1893 में। अरविंदो घोष कब आए? 93 में। यस, कौन सी पुस्तक लिखी? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी उनकी दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी है? दादा भाई नौरोजी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एनी बेसेंट आ गई। ओके, पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कांग्रेस जिन्होंने होम रूल ली, कब?
रिप्लाई कीजिए, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं 1916 में। ओके, अगर पूछे आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और अगर पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन? सरोजिनी नायडू। यस, सरोजिनी नायडू। गणपति उत्सव कब? 93। शिवाजी उत्सव कब? यस 95, 95। कहां? महाराष्ट्र में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, किसका कथन है? यस, बाल गंगाधर तिलक का। मराठा किस भाषा में है? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, इंग्लिश में। केसरी किस में है? यस, मराठी में। काल के लेखक कौन है? यस, प्रांच पे। ये तीनों कहां की है? महाराष्ट्र में। चापेकर बंधु वाली जो घटना हुई जब उन्होंने रैंड को मारा, कब हुई? 97 में। कब? 97 में, जब स्वामी विवेकानंद आए हैं। जब स्वामी विवेकानंद आए हैं, और जब आएंगे तो किस मिशन की स्थापना करेंगे? यस, रामकृष्ण परमहंस मिशन की। 1902 में स्वामी विवेकानंद की दुर्भाग्यवश मृत्यु, और उनके विचार जो विचार हैं कौन प्रचार प्रसार करेगा उनके विचारों का? सिस्टर निवेदिता, उनकी शिष्या। हिंदू धर्म अपनाएंगे, और काली मदर, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ जैसी इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखी। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी बातें दिमाग में टिक गई होगी। इन सब बातों, इन सब घटनाओं के बाद से जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और बड़े बड़े देश में आंदोलन हमारे हुए। हाँ, मेरा आपसे एक ये कहना था कि दरअसल क्या होता है, हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग कई साल से, कई काफी लंबे समय से पढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन अनभिज्ञता के कारण, सही गाइडेंस न होने के कारण हमें ये नहीं पता लगता कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो मेरा आपसे ये कहना है, जो भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं सभी एनसीईआरटी के हैं, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और आप किसी कोई भी परीक्षा देंगे जिसमें जो सामान्य अध्ययन आएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी पढ़ रहे हैं आप आंख बीच कर इसको पढ़ लें, और जो भी परीक्षा दें एक बार उसको सिलेबस देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें, अनावश्यक इधर उधर ना पढ़ें। पहले सिलेबस देखें, उसको फिर नोट करें, टिक लगाएं, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करें, ना कि ऐसे किताब ली और पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो मैं समझता हूं बहुत सारी आपको बातें समझ में आई होगी, और मैं प्रयास करूंगा आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।